यूज करते हैं, मुझे उनसे भी बहुत रिलेटेड। और ये हमारे दिमाग को खा रहा है फोन। मतलब मैं देखता हूँ ना, जो लोग बहुत रील्स देखते हैं, मतलब क्या आदत पड़ गई है गंदी। मैम एक ही मैंने देखा, अभी जब आप आए तो आपके 3 या कितने 4 फोन है। हाँ, तो 4 फोन का करते क्या है? 2013 में प्रेम में पड़ गया। अच्छा। तो फिर क्या है, वहां से चीजें थोड़ी थोड़ी सी खराब होना शुरू होने लगी। वो सब मैंने किया। उस पट्टी को उस दवाई की शीशी से घिस के, गोभी के पत्ते से घिस के चिकना करना, फिर धागा डाल के उस पे लाइनिंग बनाना। और ये मेरी लगातार कोशिश थी, और लगातार कोशिश में मैं कभी भी 12वीं क्लास तक तो टॉप नहीं कर पाया। मतलब RS अग्रवाल ये सब बुक्स तो मतलब मुझे ऐसा लगता था यार ये क्या किताबें, क्या मेथड्स हैं, मैं इनसे बहुत अच्छे मेथड्स लिख सकता हूँ, कर सकता हूँ। आपने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 5 बार आई थी, 5 बार SSC CGL निकाला, तो आपने ज्वाइन क्यों नहीं करा? यही मैं कहूँ ना, लोग कहते हैं कि यार धैर्य रखो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अगर आपको आगरा जाना है और आप चंडीगढ़ वाले रास्ते पे तो धैर्य रख के क्या होगा। मैंने तो कई लोगों को ये भी कहते सुना है कि IAS बनो ना बनो, बट एक बार IAS की तैयारी जरूर करनी चाहिए। हाँ। क्यों? आपकी कोचिंग से ही। आपने ना बहुत पहले क्रैक कर लिया था कि YouTube चलेगा कैसे। दिस वाज अ कोड जो आपने क्रैक करा था, और लोग पहले इसको क्रिटिसाइज करते रहे और बाद में वो फिर इसी चीज पे आए। जो चीज आपने चालू करी थी। मैंने छोड़ दिया बट अब पर आपको अब ऐसा लगता है कि पैसे में खुशी नहीं है। हाँ, ये तो मैं मानता हूँ। बेसिक ही है। देखो ऐसा कुछ जॉब मुझे ना, ये इंटरव्यू नहीं है। हाँ, मैं बहुत ही फन रखना है इसको, फन के साथ नॉलेज। ठीक है, ठीक है, आप जितना, और मुझे सबसे पसंद ही यही है, मैंने आपको बहुत पहले देखा था 2018 में, 18 में मुझे फर्स्ट टाइम आपको देखा था। तो उस टाइम मुझे सबसे अच्छी बात यही लगी थी कि आपकी वीडियो चालू होती थी शायरियों से। तो और मुझे लगता है, पता है, आपने ना बहुत पहले क्रैक कर लिया था कि यूट्यूब चलेगा कैसे। ये मुझे ऐसा लगता है, दिस वाज अ कोड जो आपने क्रैक करा था। और लोग पहले इसको क्रिटिसाइज करते रहे और बाद में वो फिर इसी चीज पे आए। और आप मानेंगे नहीं, इंस्टाग्राम तो अब मुझे लगता है इसी चीज़ से भरा हुआ है। सारे टीचर्स अब शायरियों में ही खेल रहे हैं, जो चीज़ आपने चालू करी थी। मैंने छोड़ दिया बट अब तो आइए इस वीडियो को चालू करते हैं। तो ये पॉडकास्ट बहुत ही सिंपल रखेंगे, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट, वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि इस पॉडकास्ट को हम जितना ज़्यादा फन रख सकें, प्लस इसके साथ जितनी ज़्यादा हम नॉलेज दे सकें स्टूडेंट्स को। तो आज पूरी कोशिश रहेगी स्टूडेंट्स की, अभिनय सर की पूरी नॉलेज निचोड़ के सर को भेजें, एंड सारी चीज़ें देखें भाई, लाइफ एक्सपीरियंसेस सर के कैसे हैं, नॉलेज इतना जो सर के पास है कैसे है। और नॉलेज के साथ एक चीज़ होती है विजडम, बोलते हैं उसको। विजडम एक्सपीरियंस से आती है, और एक्सपीरियंसेस बैड एक्सपीरियंसेस से आते हैं। तो सारी चीज़ें समझेंगे सर से। तो सर स्टार्ट करते हैं। बट पॉडकास्ट का ना सर, एक फंडा आपको बताता हूँ। पॉडकास्ट का फंडा हमारा ये है कि इट इज़ नॉट अ इंटरव्यू। मुझे ना यहाँ पे ये जानना नहीं है कि आप यहाँ तक कैसे हैं, पर हमें ये जानना है कि आपकी जर्नी क्या थी। आज से कुछ साल पहले अभिनय शर्मा, आज के अभिनय सर, और कुछ टाइम पहले अभिनय भैया कैसे बने। तो ये पूरी जर्नी समझने की कोशिश करेंगे। तो चालू करते हैं आपके चाइल्डहुड से, कि आप बचपन में कैसे स्टूडेंट थे, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा था। नहीं, मैं बचपन में कैसा स्टूडेंट था, मतलब मुझे याद है कि अच्छा ही स्टूडेंट था। मुझे पढ़ाई के लिए बहुत ये था कि हाँ मुझे अपनी क्लास में टॉप करना है बचपन से ही। जबकि मैं प्राइमरी स्कूल से ही मैंने पढ़ाई की, 1 से 5वीं क्लास तक पट्टी पे मैंने पढ़ा है। शायद आज बहुत सारे बच्चे जो देख रहे होंगे तो उनको लगेगा कि यार ये इतने पुराने तो नहीं है, ये तो हमारे पापा के टाइम की बात कर रहे हैं। बट मैंने पट्टी पे पढ़ा है 1 से 3 क्लास तक। उस पट्टी को उस दवाई की शीशी से घिस के, गोभी के पत्ते से घिस के चिकना करना, फिर धागा डाल के उस पे लाइनिंग बनाना, वो सब मैंने किया है। और जब मैं सरकारी स्कूल में जब पढ़ता था उस टाइम गवर्नमेंट, अब पता नहीं ये सिस्टम है या नहीं, बट उस टाइम हमें बटन मिलते थे इतने छोटे छोटे नीले रंग के, हम उनसे पानी में घोलते थे। और लिखने के लिए कलम मिलती थी, टांटर बोलते थे उसको। उसमें डुबोया फिर लिखते थे, डुबोया फिर लिखते थे। इमिला बोली जाती थी। इमिला इन द सेंस टीचर बोल रहा है, अब इंग्लिश में पता नहीं उसको कुछ और क्या, डिक्टेशन। हाँ। तो वो उस तरीके से मैंने 1 से 5वीं क्लास तक पढ़ाई की। और मेरा उस टाइम भी ये रहता था, मतलब मैं ऐसा मानता हूँ, मैं शुरू से ही बहुत, मतलब मुझे एंजाइटी हो जाती थी इस बात की। अब मैं इस वर्ड को तो अब जान पाया हूँ, यार पेपर है तो मुझे अच्छा परफॉर्म करना है। और ये मेरी लगातार कोशिश थी, और लगातार कोशिश में मैं कभी भी 12वीं क्लास तक तो टॉप नहीं कर पाया। कितना डरते थे आप? मतलब पता नहीं क्यों पेपर में, मतलब मुझे इतनी घबराहट हो गई है। कुछ अच्छा करता था टॉप का, मतलब मैं टॉप 3 में तो रहता था। 9th क्लास का मुझे अभी भी रिजल्ट याद है कि मेरे फादर को भी बड़ी उम्मीद थी और मैंने बड़ा अच्छा परफॉर्म भी करा था, और ये था कि मैं फर्स्ट आऊँगा। और जब वहाँ पे इनाम दिए जाते थे तब सरकारी स्कूल में, कि फर्स्ट आया, एक बच्चे का नाम बोला, भानेंद्र। हाँ। अभी वो IFS सर्विस निकाल के इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में। अच्छा, आपको याद है 9th में किसने टॉप करा था? हाँ। और सेकंड नंबर पे मेरा दोस्त था। फिर जब सबको लगा कि यार अभिनय का आप सेकंड पे आएगा नाम, वो भी रुक रुक के बोलते थे बहुत क्लाइमैक्स बना के। फिर राजकुमार का नाम आ गया, मेरा दोस्त था राजकुमार। उसने बहुत बहुत हाई पैकेज पे था, AME से बीटेक करके। अभी उसने इस्कॉन ज्वाइन कर लिया तो वो संत हो गया है। अच्छा। तो थर्ड नंबर पे मेरा बोला, तो पहले वाले को कॉपी और पेन मिला, सेकंड वाले को
कॉपी मिली और मुझे कुछ नहीं मिला। बट भानिंदर वाज सो नाइस कि वो बोला यार तुम मेरा पेन ले लो तो हम तीनों पे कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो मुझे याद है मैं जब घर की तरफ लौट रहा था तो उस दिन मेरे फादर को कहीं बाहर जाना था, तो मैं रास्ते में ही बैठ गया एक जगह, बाग पड़ते थे रास्ते में। मैंने कहा पिताजी निकल जाएंगे तब मैं घर जाऊंगा। बहुत देर में 1-2 घंटे बैठ के वेट करता रहा। मुझे ये डर था कि उनको ये उम्मीद थी कि मैं फर्स्ट आऊंगा, बट नहीं आया हूँ। जबकि ऐसा नहीं कि उन्होंने कभी प्रेशर बनाया। ही लव्स मी सो मच। मतलब मैं ये मानता हूँ जो मैं आज यहाँ हूँ या जितना भी मैंने कुछ लाइफ में अचीव किया है वो मेरे फादर ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मतलब इतनी उम्मीद जता देना, इतना प्यार दिखा देना कि आपको लगने लगे कि मुझे इस इंसान के लिए ही कुछ करना है, तो वो चीज मेरे साथ रही। तो मैं घर आया, मैंने देखा, मैं एकदम से रो पड़ा। मैंने कहा अरे कोई बात नहीं, थर्ड आई है, थर्ड तो बहुत अच्छी है और तू डिजर्व तो फर्स्ट करता है। मतलब वो यही कहते थे, डिजर्व तू फर्स्ट करता है। तो 12th तक कभी मैं ऐसा कर नहीं पाया, बट मुझे इस बात की खुशी रहती थी कि मैं मैथ्स में टॉप करता था। उस टाइम भी 10th में भी कोई हो टॉपर, कितना भी बड़ा धुरंधर हो, बट अगर मैथ्स में किसी के 100% मार्क्स हैं तो वो मेरे होते थे। मतलब 9 से आपका ये हमेशा चला है? 8th क्लास से मैं 100% स्कोर कर रहा हूँ मैथ्स में। 8th हर में, क्लास 10th, में? 11th, 12th तक मैंने किया है। उसके बाद फिर कॉलेज में मैंने 7 सेमेस्टर टॉप किया है वैसे, बट उसके बाद फिर कॉलेज लाइफ मेरी उतनी अच्छी नहीं रही, क्योंकि मैंने जो कॉलेज मुझे मिला था बहुत अच्छा कॉलेज था। अभी मैं यहाँ पे, मैं कॉलेज लाइफ ज़्यादा डिस्कस करी नहीं है किसी वीडियो में भी, तो वो मैं वहाँ रह नहीं पाया। मेरे फादर छोड़ने गए, साउथ में था तो छोड़ने गए वो, वहाँ पे मैंने रो दिया। मैं कभी घर से बाहर नहीं रह पाता, होम सिकनेस, बहुत होम सिकनेस। जैसे 11th-12th में भी मुझे हॉस्टल में डाला तो मैं हॉस्टल के बाहर बैठ के वेट करता रहता था। मुझे एक इंसिडेंट बड़ा इमोशनल करता है, आज भी याद आता है कि एक बार क्या हुआ, मेरे फादर मुझे छोड़ के गए हॉस्टल और बोले कि बेटा अब तुम्हें यहाँ रहना है और मैं तो बार बार आ भी नहीं पाऊंगा, रोज रोज इतने पैसे भी नहीं है, मैं 1 हफ्ते बाद आके तुमसे मिलूंगा। तो मैंने वो रात कैसे काटी मैं ही जानता हूँ। 4 बजे जग गया और मैंने 4 बजे से रोना शुरू किया। 11th क्लास की बात बता रहा हूँ। 4 बजे से रोना शुरू किया, 7 बजे स्कूल जाना था, रोता रहा। और स्कूल में भी मैं रोता रहा, बायोलॉजी लैब में भी। मतलब लड़कियां साथ की जितने जो थी दूसरे सेक्शन में थी, मेरे तो 12th तक कोई लड़की रही नहीं किसी क्लास में, अफसोस होता है इस बात का। बट वो बायोलॉजी का जो प्रैक्टिकल होता था वो कॉमन होता था, तो उसमें वो लड़कियां मेरे को बोल रही हैं यार आप रो क्यों रहे हो, ये वो। मैं आपको बताता हूँ, मतलब भगवान में मैंने भगवान को इतनी प्रार्थना की कि हे भगवान पापा को कैसे भी बुला दे। फोन तो होते नहीं थे इतने, ना हमारे घर पे था, होते होंगे हमारे पास नहीं था। मैं आंख बंद करके स्कूल से निकलता हूँ, हे भगवान पापा हूँ पापा हूँ, और पापा मुझे सामने खड़े मिलते, जबकि वो मना करके गए थे। मैंने उनका पैर पकड़ लिया, वो मुझे तुरंत घर ले आए। वो हर एक बात मेरी मानते थे। मैंने कह दिया कि यार चलो, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐसे और भी बहुत बच्चे देखे हैं जिन्होंने लाइफ में बहुत अच्छा अचीव किया है। क्यों? क्योंकि उनके फादर को उन पे बहुत गर्व था। जब वो कुछ नहीं कर रहे थे, जनरली क्या है, पेरेंट्स कहते हैं कि तुम ऐसा करोगे तो हम हाँ ये कर देंगे। बट हमारे पेरेंट्स ऐसे जितने लोगों ने अच्छा किया लाइफ में, उनके पेरेंट्स कह रहे थे कि तुम ये करो, तुम्हें अच्छा करना है, तुम पहले उन्हें वो चीज दे दो। वो कुछ मांग रहे हैं, जैसे कोई भी जिद कर रहे हैं। मैं बहुत जिदें करता था। मेरी मम्मी भले ही से नहीं मानती थी। हमारे घर में उस टाइम चूल्हा हुआ करता था, तो चाय बनाना बार बार बड़ा टफ काम है। कोयले वाला चूल्हा? कोयले वाला चूल्हा, मतलब तो बड़ा टफ काम है चाय बनाना। तो मेरा हमेशा से जिद रहती थी नहीं मैं चाय के साथ रोटी खाऊंगा। तो मेरी मम्मी कहती थी नहीं तू भूखा सो जा। बट मैं सो जाता था तो मेरे फादर चाय बना के, खाना खिला के, मतलब वो मेरी हर हाँ में हाँ करते थे। और आज मुझे भी यही लगता है कि यार जो मेरे फादर ने मुझे शायद जितना किया है प्यार, जबकि उनके पास उतना पैसा नहीं होगा शायद से, तो उतना मैं अपने बच्चों को कर पाऊँ ये भी मुझे असंभव सा लगता है। आज मैं बहुत मुश्किलों से गुजर भी रहा हूँ और मुस्कुराता हूँ हमेशा। मेरे फादर को शायद ना पता होगा कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, एग्जैक्ट उनको नहीं पता होगा। वो आज भी मुझे ये कह देते हैं अरे तू टेंशन क्यों लेता है, तुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी तो मैं कहीं से ला के दे दूंगा। मतलब मैं सोचता हूँ कि शायद इनको भी पता नहीं कि पैसे की ऐसी कोई बात नहीं है, उतना तो मेरे पास है ही। बट वो आज भी मतलब दिखाते हैं इस चीज को आज भी आपके फादर ही है। हाँ, उनके नजरों में आज भी वो आपके पिताजी हाँ, हैं। उनको ये लगता है कि वो मेरे लिए अभी भी कुछ कर जाए, वो मेरे लिए अभी भी कुछ कर जाए। पर सर यहाँ पे ना आपने बोला अच्छा लगा, पर इसमें मैंने कभी सुना था कि आपने ये बात बोली थी कि आपके बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं और आप प्रॉपर्टीज में लोगों को शायद फ्री में भी रखते हैं, ऐसा मैंने कभी सुना था। तो वो क्या सीन है, मतलब फ्री में रखना क्या? नहीं, जैसे क्या होता है ना कि हमने आजकल नोएडा, ग्रेटर नोएडा में क्या है ना कि गवर्नमेंट जो प्लॉट देती है ना उसमें 1-2 कमरे बने रहते हैं, उसको कंप्लीशन बोलते हैं बेसिकली। कोई भी अगर घर बनाएगा तो उसको तोड़ के ही बनाएगा। तो अब उन छोटी छोटी चीजों का किसी से क्या ही रेंट लेना कि कोई रह रहा है। अब वो सोसाइटी ऐसी है अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई, तो उन सोसाइटियों में बहुत सारे ऐसे लोग रह रहे हैं जो किसी का घर बना रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कोई लेबर क्लास है, तो वो वैसे ही अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनसे क्या रेंट लेना, वो वाली बात चीज है। ओके सर, यहाँ पे एक पॉइंट कि आपने बोला कि आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, ठीक है, घर में चूल्हे पे खाना बनता था और 12वीं 11वीं तक आपके पास फोन नहीं था।
तो ये हम एक इमेजिन कर सकता हूँ मैं कि हम बहुत ही खराब स्थिति वाली बात कर रहे हैं, ठीक है, कि बेटा रो रहा है फिर भी पापा नहीं आ सकते हैं, वो आए हैं, पेट काट के आए होंगे, आई एम श्योर। तो उस जनरेशन में उस टाइम से हम चालू करें, तो उस समय अगर एक लड़का होगा जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आ रहा है, तो उसका पहला सपना यही होगा कि कैसे भी मुझे अच्छी नौकरी लेनी है, अच्छी नौकरी लेनी है और घर वालों को एक अच्छा मतलब सिक्योर फ्यूचर देना है। उसमें भी अगर सरकारी नौकरी लग जाती है तो मतलब बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड वही हो सकता है। आपने एग्जाम की तैयारी करी, आपने एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 5 बार, आई थिंक 5 बार एसएससी सीजीएल निकाला, तो आपने ज्वाइन क्यों नहीं करा? और मतलब ऐसा क्या हो गया कि आप एकदम से वो छोड़ के टीचिंग में आ गए? तो वो जर्नी समझनी है मुझे। नहीं नहीं, मैं एकदम बताता हूँ कि टीचिंग में आने वाली जर्नी और ये अपने पेरेंट्स वाली बात कही है ना, उसमें जो पता है आज बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि यार हमारे फादर के पास बहुत कुछ नहीं है तो हमें आपने देने के ज्वाइन लिए। करा था कि नहीं करा था? मैंने ज्वाइन करा है, मैं पूरी एक एक बात बताता हूँ। तो वो पेरेंट्स की जो बात होती है ना, कि जैसे आज मैं यहाँ बैठा हूँ, मैंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, लेकिन आज भी जिन लोगों को नहीं पता मैं बताना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ में गाली नहीं देता हूँ, मैंने आज तक शराब नहीं छुई है, मैंने आज तक सिगरेट नहीं छुई है, और मैंने किसी का गलत करके अपना फायदा नहीं लिया। तो ये सारी चीजें क्यों हो पाई और आजकल क्यों ऐसा हो जा रहा है, मैं पता है इतना दुखी होता हूँ आज की जनरेशन को देख करके कि लोग नशे का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब चीजें कर रहे हैं। मालूम क्यों? पेरेंट्स के पास कुछ देने को नहीं होता, लेकिन वक्त तो है। अगर आप अपने बच्चे को वक्त दे पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ वक्त, जैसे मेरे पापा के पास कुछ नहीं था मुझे देने के लिए, बट उन्होंने मुझे वक्त दिया है। जब मुझे लगा ना कि मैं बहुत अकेला हूं, तो वो मेरे साथ खड़े हैं। ये जो पेरेंट्स नहीं करते ना, फिर वो बच्चा किसी और चीजों का सहारा लेना शुरू करता है। फिर उसको लगता है कि नहीं यार, मैं इन चीजों का सहारा लूंगा तो शायद निकल जाऊंगा इस चीज से। तो ये मैंने इसलिए बात कही थी कि पेरेंट्स के पास कुछ ना हो देने को, तो वक्त सबसे जरूरी होता है जो उनको बच्चों को देना चाहिए। बात आती कि जब मैंने अपने कॉलेज में ही मुझे प्लेसमेंट मिल गई थी, तो मैं टीसीएस में इंजीनियर था, लेकिन उस टाइम रिसेशन का दौर था 2012-11 में। तो ये था कि यार नौकरी मिल गई है और हम गांव में वापस आ गए, गांव में ही रहते थे उस वक्त तक। अब गांव में रहना बड़ा मुश्किल भी होता है, आप इंजीनियरिंग कर चुके हो, क्योंकि एक दो गांव में हमारे और भी लड़के इंजीनियरिंग करके रह रहे थे। बाद में उन्होंने कुत्तों को दोस्त बना लिया, 4-4 5-5 कुत्ते साथ में रख रहे हैं। तो घर वालों को भी लगता है कि यार ये कहीं उसी रास्ते पे ना चला जाए, फिर गांव से निकल ही ना पाए। तो उनका ये था कि यार अभी तुम्हारी ज्वाइनिंग में 8-9 महीने, तो तुम तैयारी कर लो। मेरा भी ये था कि यहाँ तैयारी कर लेते हैं यार, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर लेता। ठीक है भाई, चलो उसके लिए दिल्ली जाना पड़ेगा, तो दिल्ली चलते हैं। फिर वही बात आई, क्योंकि कॉलेज में क्या है कि 4 साल तक मेरे साथ मेरा भाई भी रहा है, क्योंकि उसका भी कॉलेज पास में ही था, तो हम दोनों भाई साथ रहे इकट्ठे, तो उससे वो होम सिकनेस वाली बात उतनी नहीं रही। लेकिन अब जब तैयारी करने की बात आई, क्योंकि वो 1 साल जूनियर था, तो वो तो वहीं पे था, तो रहना बड़ा मुश्किल था मेरे लिए फिर होम सिकनेस की दिक्कत आ गई। तब हमने ये डिसाइड किया कि यार हम ऐसा करते हैं, ग्रेटर नोएडा एक जगह है और वहाँ पे बहुत सस्ते मकान मिलते हैं, 1500 में रेंट पे मकान मिल जाएगा। तो मेरे सिस्टर ने, मदर ने पूछा कि तुम इतना कमा लोगे लगता है? तो मैंने कहा हाँ, मैं ट्यूशन पढ़ा के इतना तो कमा लूंगा। तब मैं उन सबको यहाँ ले आया था ग्रेटर नोएडा में, पूरी फैमिली और आपको पता नहीं है कि पैसा आएगा कहाँ से, कैसे क्या होगा। मैं दिल्ली में रहने लगा, उतने पैसे फादर थोड़ा बहुत उस टाइम हमारे काम कर ही रहे थे। तो जब मुझे पहले ये था कि यार 6,000 रुपये में सब कुछ हो जाएगा महीने का, बट दिल्ली बड़ी महंगी है। उस टाइम 6,000 में रूम मिला। तो मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। मैं मॉडल टाउन तक पैदल जाता था 2012 में, वहाँ मुझे 6-7 हज़ार रुपये मिलते थे ट्यूशन के। फिर मैंने और पास में भी ट्यूशन पकड़ रखे थे, तो 10-12 हज़ार रुपये मिल जाते थे। तो वहाँ से वो पढ़ा मैं वैसे 2007 से ही रहा हूँ, 7 से भी मैं ट्यूशन तो पढ़ाता ही था। पहला जो मेरा स्टूडेंट थे 2, तो जिनको मैंने 200 रुपये महीने पढ़ाया है ट्यूशन, एक अभी डीसी से इंजीनियरिंग करके और अब सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा है, और उसमें एक बच्चे ने एमएमटी गोरखपुर से इंजीनियरिंग करके आईओसीएल में मैनेजर है, बहुत अच्छी पोस्ट पे, जो मेरे पहले स्टूडेंट गेट निकाला उसने, बहुत अच्छा इंटेलिजेंट था। तो वहाँ से मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ भी वही बात थी। फिर क्या हुआ ना कि जैसे छोटी छोटी चीज़ों में ना कमियाँ सी महसूस होने लगी, यार जैकेट अच्छी नहीं है, तो बहन भी कह दी अरे कमाओगे तब ले लेना, अभी पापा पे इतना प्रेशर क्यों? क्योंकि बहनों को क्या होता है, वो पापा का जरूर बड़ा केयर करते हैं। हम लोग उतनी नहीं कर पाते जितनी बहनें करती हैं। तो मेरी बहन करता था नहीं यार, पापा पे लोड नहीं पड़ाना चाहिए। तो ठीक है, तो ये बात भी थोड़ी सी लगती थी, तो मैंने कहा यार चलो पढ़ाना है। तब तक मैंने सीजीएल भी दे दिया था और मेरा सीजीएल में सिलेक्शन हो गया था। पहली जो मेरी इनकम टैक्स में थी, देहरादून उसकी पोस्टिंग थी। तो ये था कि जब आएगी ज्वाइनिंग, पहले तो 2012 तक ऐसा होता था ना कि आपको स्टेट भी वो प्रेफर कराते थे। ओके, अच्छा। पहले ये होता था, आपने अगर 5 स्टेट भरे तो आपको कोई भी पोस्ट मिले, नहीं 5 स्टेट में मिले। ये 2012 के बाद चेंज हुआ है कि अब आप स्टेट फिल नहीं कर सकते।
अब तो आपको पोस्ट भरनी है, स्टेट कोई भी मिल कोई मिल सकता है। सकता है। तो अब बच्चों को कोई कन्फ्यूजन रहता है कि मैं ऑडिटर भर देता हूँ ताकि मुझे जल्दी में मिल जाए, हम्म, बट पहले ऐसा नहीं था। पहले आपने 4 पोस्ट भरी, 8 राज्य, तो ये 4 पोस्ट 8 राज्यों में मिलेंगी, या आपने 10 पोस्ट भरी, हम्म, 3 राज्य, तो वो 3 राज्यों में मिलेंगी। ओके। तो फिर वहां से मैंने सोचा कि यार पढ़ाने का देखते हैं। उस टाइम एडवांस मैथ्स आई थी बड़ी, एडवांस मैथ्स का बड़ा खौफ भी था। अब हम तो ये अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री पहले से हमें बहुत अच्छे से आती थी, पता नहीं कैसे आती थी, कभी ऐसे तो पढ़ी नहीं है, बट आती थी। अभी मैं भी कई बार सोचता हूँ कि ये कब सीखी, बट पता याद नहीं है कब सीखी, बट आता था। मतलब RS अग्रवाल, ये सब बुक्स तो मतलब मुझे ऐसा लगता था यार ये क्या किताबें, क्या मेथड्स हैं, मैं इनसे बहुत अच्छे मेथड्स लिख सकता हूँ, कर सकता हूँ। इसीलिए मैंने पहली किताब भी लिखी 2013 में, प्ले विद एडवांस मैथ्स। तो यही होता है कि जैसे फिल्में 1200 बनती हैं, 900 डब्बे में फिक जाती है, 300 रिलीज हो पाती है, ऐसे किताब का भी है। बहुत लोग किताब लिखते हैं, अच्छी है बुरी है से मतलब नहीं है, बट उसको अगर एक अच्छा पब्लिशर नहीं मिल रहा, एक अच्छा नाम नहीं मिल रहा, तो नहीं चल पाती है। तो वहां से फिर मैंने 250 रुपये घंटे पढ़ाना शुरू किया 2012 में, क्योंकि एडवांस मैथ्स का कोई टीचर नहीं था, तो मुझे एक कोचिंग में काम मिल गया 250 रुपये घंटे। और उस टाइम हालत ये थी कि मैं 250 कमाता था, मैं 6 घंटे पढ़ा रहा हूँ एक दिन में, तो 1500 रुपये आ रहे हैं। तो मैं सोचता था 1500 में 100 भी ना खर्च हो खाने पीने में, कोचिंग की चाय पी के काम चला लो, कम से कम खाओ, ऐसी सोच थी। अब एक भी रुपया खर्च नहीं करना है यार। 17,250 रुपये बने थे मेरे पहले महीने में, तो एक बड़ी खुशी थी यार, 17,000 रुपये बने, अब तो आगे और बढ़ेंगे। बच्चों को मेरे पढ़ाने का तरीका भी बड़ा पसंद आने लगा, तो मैंने अपना पर्सनल बैच बना दिया उस कोचिंग में। पर्सनल बैच से मुझे 1,10,000 रुपये मिले, और वो इतनी मोटी सी गड्डी थी 500 के नोटों की, हम पॉकेट में रख के जा रहे हैं। एक्सिस बैंक में अकाउंट खुलाया, वो जमा किए पैसे, तो वो बड़ा। लेकिन मेरे फादर ने मुझे खर्चा 2014 लास्ट तक दिया है। मतलब आप कमा रहे थे 1.5 लाख रुपए, तब भी खर्चा आता था? खर्चा मेरा आया है। पिताजी कहते थे तुम अपने पास सेव करके रख लो, हमें मतलब हाँ। फिर मैंने, लेकिन वो क्या हुआ ना, फिर मैं 2013 में प्रेम में पड़ गया। अच्छा। तो फिर क्या है, वहां से चीजें थोड़ी थोड़ी सी खराब होना शुरू होने लगी, मतलब बहुत नहीं, स्टार्टिंग में तो क्या ही खराब होंगी, स्टार्टिंग में तो हल्का फुल्का था। फिर क्या, वो उस कोचिंग से भी थोड़ा सा ऐसे डिस्प्यूट हो गया, तो फिर मैंने सोचा मैं अपनी कोचिंग खोल लेता हूँ। 2014 के लास्ट में मैंने अपनी कोचिंग खोल ली। तो फिर पिताजी ने खर्चा देना भी बंद कर दिया। जब वो प्रेम में पड़ने, उन्होंने कहा ये अपना भी पैसा बिगाड़ेंगे, मेरा भी बिगाड़ेंगे। उनको ये पता था कि यार इसने ना 20 लाख रुपए जमा कर लिए हैं 2015 तक। 15 में ऐसा हो गया था कि वही 20 लाख थे, ना बढ़ रहे थे ना घट रहे थे। अच्छा। अब उनको ये था कि कहीं ऐसा ना हो, भाई साहब तो प्रेम में है ही। वो मुझे हर चीज शेयर करते, मैंने उनको हर चीज शेयर की लाइफ में। तो गर्लफ्रेंड के बारे में उनको पता? सब कुछ पता था। मतलब हम यहाँ पे गर्लफ्रेंड तो नहीं बोलेंगे, बस प्रेम वाली बात उतना ही बोलेंगे। मेरे को बड़ा खराब सा लगता है ये सब, समझने वाले तो समझते ही हैं। तो उनको हर बात बता देती थी। मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ, मेरी मम्मी तो इस चीज़ का बड़ा विरोध करती थी। माय फादर ऑलवेज किया ठीक है। मुझे तो वो भी बात बताऊंगा अभी। तो क्या हुआ कि अब फादर को लगा यार कि इसके पैसे को कैसे वो किया जाए, कब जाया जाए। तो उन्होंने एक प्लान किया कि यार हम घर ले लेते हैं ग्रेटर नोएडा में। कब ग्रेटर नोएडा में घर ले लेते हैं। उन्होंने कहा, उन्होंने भी कुछ पैसे जमा किए थे, 20-30 लाख मेरे पास, 50 लाख उन्होंने, 50 लाख अपने एक दोस्त से उधार लिए, जान पहचान हो गई थी तो ब्याज पे, और 80 लाख का लोन लिया। लोन भी 2 बार कैंसिल हुआ, फिर फाइनली हो गया। हम सब 2 करोड़ का घर लिया आपने? 1,70,00,000। मतलब मैं बता रहा हूँ ना आपको, जो मेरे पास एक सोच आई है बड़ी, वो मेरे को मेरे फादर से आई है। वो भी बहुत हाई फाई सोचते हैं। कोई चीज़ लेनी है, मैं बता रहा हूँ ना, हम अगर वैगनार से शुरू करेंगे कुछ भी लेना, तो हम कम से कम 20 लाख की गाड़ी पे जाके रुकेंगे। हाँ रही है, चाहे भले ही फिर हमें इधर उधर से उधार लेना पड़े। अच्छा। नहीं, जैसे आप देखो तो मैंने अपनी पहली गाड़ी मर्सिडीज GLS ली। ओके। तो मैंने बहुत थोड़ी कमा लिया, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि यार ठीक है, हमारा करेंगे तो बड़ा करेंगे कुछ भी। नहीं, इसमें एक ही मैंने देखा, अभी जब आप आए तो आपके 3 या कितने 4 फोन है। हाँ। तो 4 फोन का करते क्या है? नहीं मतलब फोन तो मैं बहुत ही कम यूज करता हूँ, और जो लोग ज्यादा फोन यूज करते हैं मुझे उनसे भी बहुत इरिटेशन है। देखिए मैं रील नहीं देखता, मैं शॉर्ट्स नहीं देखता, मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाता, मैं ट्विटर नहीं चलाता, मैं यूट्यूब नहीं चलाता, मुझे नहीं है। बस फोन में मेरे क्या है कि एक ऐप है। जैसे मुझे ये अच्छा लगता है, जैसे अब मेरे पास मान लेते हैं आईफोन तो एक ही आता है, मैं हर साल चेंज करता हूँ। फिर आ जाए फोल्ड 5। अब मुझे पता फोल्ड में एक यूनिकनेस है, वो खुलता है ऐसे। मेरा जब से लिया होगा शायद 2 ही एक बार खुला होगा। और मैं फोल्ड 1 से ले रहा हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर आया कि यार अब मैंने S23 अल्ट्रा लिया, अभी लिया थोड़े दिन पहले ही जब लॉन्च हुआ। फिर आ गया S24 अल्ट्रा, उसमें AI का फीचर आ गया, इंग्लिश में बात करो, हिंदी में चेंज हो जाती है। मैं चलो यार ये भी ले लो, ये भी, लेकिन बहुत लंबा नहीं है, क्योंकि मैं एक चीज देख रहा हूँ कि पहले हम चीजों को देखते हैं, फिर हमने ले लेते हैं, मतलब स्वीकार कर लेते हैं, फिर उस चीज का महत्व हमारे लिए खत्म हो जाता है। तो वैसे ही मेरे साथ भी ये चीज बहुत सारी चीजों में हो रहा है कि गाड़ियों का शौक था, धीरे धीरे कम हो रहा है, फोनों का शौक था, वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है, और ये जितनी जल्दी कम हो जाए उतना ही बेहतर है कि मैं अब आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ रहा हूँ। टीचिंग का शौक मुझे अभी भी है, और मैं यही चाहता हूँ कि मैं थोड़े दिनों बाद जब भी ये छोड़ भी दूंगा, तो मैं यूट्यूब पे फ्री पढ़ाना, बच्चों को गाइड करना, जो मैंने अपने जीवन से सीखा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है
मैं कहीं पढ़ रहा था ये चीज़ कि बुद्धिमान लोग वो हैं जो खुद के अनुभवों से सीखते हैं और अधिक बुद्धिमान वो हैं जो दूसरों के अनुभवों से सीखते हैं। इसलिए एक जीवन पर्याप्त भी नहीं है सभी अनुभवों के लिए, आपको औरों के जीवन से भी सीखना मतलब आपको पड़ेगा। लग रहा है कि आपने बहुत पैसा कमा लिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, पता है बहुत जैसा इस संसार में कुछ भी नहीं, सब कुछ जैसा भी इस संसार में कुछ भी नहीं कि आपने बहुत कर लिया, बहुत की कोई परिभाषा ही नहीं है। आप कोई आपसे कहे कि मेरा सब कुछ चला गया, झूठ बोला, सब कुछ जैसा कुछ है ही नहीं कि सब कुछ छिन गया या सब कुछ पा लिया, ये भी कुछ नहीं। आप किस तरीके से देख रहे हो, रिलेवेंस है। जैसा मैं बताता हूं कि कोई शायद 50 रुपए खो जाने पे उतना दुख है जितना मैं 50 लाख पे हो रहा हूं, कोई 8,000 रुपए की नौकरी पाके उतना खुश है जितना मैं 5 करोड़ पे भी नहीं हो पा रहा हूं। तो वो रिलेवेंस है कि आप किस तरीके से चीजें देख रहे हो। पर आपको अब ऐसा लगता है कि पैसे में खुशी नहीं है? हाँ, ये तो मैं मानता हूं, ये मैं बिल्कुल मानता हूं कि पैसे में खुशी नहीं है। सुकून अलग चीज है, क्योंकि जब आप पैसा कमाते हो तो आपका जीवन उलझता है। ऐसे ही नहीं है, पैसा कमाना आसान नहीं है, उलझेगा। आप अकेले काम कर रहे थे, फिर आपको लगता है और कमाना है, आपने 100 लोग जोड़ लिया, अब 100 लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो और जो उलझता हुआ जीवन है ना, उसमें सुकून का खो जाना तय है। मतलब आज आप देखते ही हैं कि हर जगह इतना शोर हो गया, कहीं कोई शांति है ही नहीं। और ये हाल सिर्फ सोशल मीडिया का नहीं है, समाज का भी है। आज किसी के भी पास आधा घंटा बैठकर कुछ भी ना करने का समय नहीं कि मैं आधा घंटा बैठा हूं कुछ भी नहीं करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट। वॉशरूम में भी बैठे हैं तो फोन चल रहा है, किटकिट किटकिट किटकिट, हम रील ही देख रहे हैं। हम इतने बिजी हो गए हैं कि कुछ भी नहीं करना। मैं ऐसा सोचता हूं कि आगे आने वाले टाइम में ये चीज पेड हो जाएगी, और हो भी रही है। लोग विपासना तो जाते हैं फोन वोन छोड़ के, सब बिल्कुल। और आगे ऐसा हो जाएगा कि आपको कंपनियां पैसा लेकर के आपको 1 घंटे की शांति मुहैया कराएंगी कि आप आओ हमारे यहाँ 1 घंटे बैठो फ्री में। जैसे पानी का किसी ने नहीं सोचा था कि पेड़ हो जाएगा, हवा का किसी ने नहीं सोचा था पेड़ हो जाएगी, बट आज हो रही है। सर मैंने ना इसमें एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि हमें पहले ऐसा जो आपने पॉइंट बोला कि अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब मैं आधा घंटा 2 लोगों को बिठा दूंगा ना, तो उनके पास बात करने के लिए भी बात नहीं है। वो 10 मिनट बाद फोन निकल जाता है दोनों लोगों का। वो अपना चलाएगा, हम अपना चलाएंगे, क्योंकि बात ही नहीं करने के लिए किसी के पास। बिल्कुल मेंटली हम, मुझे लगता है हम वापस बैकवर्ड जा रहे हैं। वही, और ये हमारे दिमाग को खा रहा है फोन। मतलब मैं देखता हूँ ना, जो लोग बहुत रील देखते हैं, मतलब क्या आदत पड़ गई है गंदी। हमें क्यों लेना है इतना ज्ञान? आपको पता है ये ज्यादा ज्ञान ही अनकंफर्ट कर रहा है। हमारे पास जितना ज्ञान है, हम उसका 10% भी अगर इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो शायद हमारा जीवन सफल हो जाएगा। बट इंप्लीमेंटेशन हम कुछ भी नहीं कर रहे, बस हम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं। मैं कितना भी खाना खाता जाऊं, मेरी अगर डाइजेस्ट करने की क्षमता नहीं है तो बेकार है, उल्टियां करूंगा। तो बात ये नहीं है कि मुझे कितना ज्ञान लेना है, मैं उसका इंप्लीमेंटेशन कितना कर रहा हूँ। मुझे डायलॉग्स आते हैं लेकिन मैं लाइफ में अप्लाई नहीं कर पा रहा। आज मैं खुद भी ये सोचता हूँ कि मैं तो लोगों की समस्याएं सॉल्व करता हूँ, तो मुझे परेशान अपने बुरे वक्त में नहीं होना, क्योंकि बुरा जैसा कुछ वक्त है भी नहीं। शायद हो सकता है कि कुछ चीजें बहुत अच्छी एड ऑन हुई थी, वो भी कम हो गई। तो ठीक है, एक्सेप्ट करना तो आना पड़ेगा। जब जिस चीज का आप एक्सेप्ट कर लेंगे ना, चाहे वो परेशानियां हैं, चाहे सुख है, चाहे दुख है, आपने एक्सेप्ट करना सीख लिया। क्योंकि हर चीज की वैल्यू एक्सेप्ट करने के बाद, मिल जाने के बाद खत्म हो जाती है। तो वो दुख है, वो भी खत्म होने लगेगा। आपको लगेगा यार आप एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी चीज है सर, बहुत इंपॉर्टेंट। सर एक ना आपने एक लाइन बोली थी, मैंने कुछ टाइम पहले सुनी थी कि जीत की भूख होनी चाहिए। अगर जीत की भूख नहीं है तो तुम आगे नहीं बढ़ोगे। ये बात सही है। मैं कहता हूं कि जीतना मेरी आदत है और जीतना मुझे पसंद है। हार मुझे पसंद नहीं है, बट हार मुझे स्वीकार है। और हार स्वीकार तभी इंसान को हो सकती है जब वो जीतने की हर हद तक जाता है। पर सर इसमें एक प्रॉब्लम भी तो है। मतलब मैं यहाँ पे आपका एंटी व्यू लेना चाहता हूँ। इसमें प्रॉब्लम क्या है? यही बात अगर हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं तो मुझे इसको इससे एक वर्ड होता है रोमांटिसाइज करना। हमने जैसे 12th फेल मूवी आई, सब मूवीज आई, उसमें हमने रोमांटिसाइज क्या कर दिया कि लगे रहो लगे रहो लगे रहो, कभी ना कभी तो मिलेगा। आप भी ऐसे लोगों को जरूर जानते होंगे, आई एम प्रीटी श्योर, जिन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी और एग्जाम नहीं निकला। लाखों बच्चे आते हैं हर साल, कुछ हजारों का एग्जाम निकलता है। 1 साल दिया नहीं निकला, अगले साल दिया नहीं निकला। ऐसे मेरे आप भी जानते होंगे जो 8-8, 9-9, 10-10 अटेम्प्ट दिए उन्होंने और नहीं निकला। अब आपको क्या लगता है वो स्टूडेंट क्या करे? देखिए, कुछ 1% तो ऐसे हैं कि जिन्होंने वाकई में बहुत मेहनत की और फिर भी नहीं निकल रहा है। बाकी 99%, वो मैं 1% की बात कर रहा हूँ, 99% को ये पता होता है कि मेरा एग्जाम क्यों नहीं निकल रहा। मान लेते मैंने इस साल दिया तो मुझे पता होता है मेरा इसलिए नहीं निकला, मैंने ये गलती इस साल की। अगर वो आपको लगता है कि आप ये गलती सुधार सकते हो तो आप निकाल ले जाओगे। अगर आप गलती नहीं सुधार रहे हो, इसको कहते हैं कि फॉल्स एक्सपेक्टेशन रखना। वो लोग हैं जो सालों साल लगे रहे, जिन्होंने फॉल्स एक्सपेक्टेशन रखी। जैसे अब आपने जो बात कही, मैं कहूँ ना, लोग कहते हैं कि यार धैर्य रखो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर आपको आगरा जाना है और आप चंडीगढ़ वाले रास्ते पे हो तो धैर्य रख के क्या होगा?
जब आप चंडीगढ़ पहुंचोगे तब आपको पता चलेगा कि आगरा तो बहुत पीछे रह गया, तो वहां पे आप एक तो हिम्मत हारने लगते हो, या फिर आपको लगता है भी चलो अब यू टर्न लो तो बहुत वक्त हो चुका होता है, तो आपको जो चलते आगरा जाओ। का महत्व खत्म हो चुका है। हो सकता है आपको शादी में जाना था, लेकिन वो शादी हो चुकी है अब तक। हम्म, तो ये आपको देखना है, आपको ये पता करना पड़ेगा कि आप सही ट्रैक पे हो या नहीं। आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको कैसे पता चलेगा आप सही ट्रैक पे हो? आपके मॉक टेस्ट बताते हैं। अब अगर आपके मॉक टेस्ट में 90 110 से ऊपर नंबर बढ़ ही नहीं रहे और आप ये उम्मीद कर रहे हो कि आपका एग्जाम निकल आएगा, तो ये आपकी झूठी उम्मीदें हैं और ये दुख देंगी सर आपको। कितने साल प्रिपरेशन करनी चाहिए आपके हिसाब से एक नए बच्चे को? यार इसकी कोई डेफिनेशन मतलब नहीं कह सकते आपके 2 साल करनी चाहिए, 3 साल करनी चाहिए। वो 1 साल में 2 साल में ये जरूर पता लग सकता है, लग जाता है कि मैं निकाल सकता हूं या नहीं। आपको लगता है कि मैं निकाल सकता हूं तो आप तैयारी करो आगे, नहीं तो मत करो। नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं भाई एक बंदे ने 2 साल तैयारी करी, उसको अब लग मान लो वो 10 नंबर से रह गया, हाँ। 2 नंबर से रह गया, तो उसको और करनी चाहिए। अब मान लो तो 50 नंबर से रह जा रहा है, 60 नंबर से रह जा रहा है और ऐसा 2 बार हो गया, तो इसका मतलब या तो वो पढ़ नहीं रहा या फिर वो नहीं निकाल पाएगा। तो वही मेरा पॉइंट है कि क्योंकि देखिए मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, ये मैं बहुत ही फ्रैंकली बोलना चाहता हूँ, यूट्यूब इंडस्ट्री मुझे ऐसा, और मैं बहुत ही फ्रैंकली बोल रहा हूँ बिकॉज आप भी यूट्यूबर है मैं भी, बट नहीं, आप ये कह रहे हो कि YouTube वाले, मैं बता रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हो, आप ये कहना चाह रहे हो कि YouTube वाले दिखा रहे नहीं नहीं तुम पढ़ो, हाँ, कर ही लोगे, तुम कर ही लोगे, तो क्योंकि इतना उनको भी मोटिवेशन कोर्स फ्री का बेचना है, बड़ा, वो भी उनको तो बेचना कोर्स है। बेचो। हाँ, सही बात, सारे यही है। हाँ, मैंने तो कई लोगों को ये भी कहते सुना है कि आईएएस बनो ना बनो, बट एक बार आईएएस की तैयारी जरूर करनी चाहिए। हाँ, क्यों? आपकी कोचिंग से ही। हाँ, आप वैसे ही बता दो, आप ऐसी एक किताब क्यों नहीं निकाल देते जिसमें आईएएस की तैयारी के गुण जितने जीवन में जरूरी है वो पढ़ ले वो। तो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि लोग तो, और ये बहुत ही फैक्ट है, मुझे दिखता है क्योंकि देखिए मैंने निकाल लिया है एग्जाम में, आपको ही पता है वो जितने भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्पेशली गवर्नमेंट में लोग करते हैं, प्रमोट करते हैं कि तुम तैयारी करते रहो। तो मेरा वही पॉइंट है कि अगर 10-5 नंबर से रुक रहे हैं तो ठीक है, चलो तुम 2 साल कर लो, 3 साल कर लो, पर एक स्टूडेंट है जो रेगुलरली 50 नंबर 40 नंबर पीछे है, तो वो क्या उसको 2-3 साल के बाद तैयारी करनी चाहिए कि कुछ और सोचना चाहिए? नहीं नहीं, कुछ और सोचना चाहिए। देखिए मैं ये मानता हूँ ना, जो जिसकी आप बात करो ना, जिसका 1-2 नंबर से रह रहा है, वो कोई ना कोई नौकरी निकाल लेता है यार। हो सकता है उसका बैंक में क्लर्क लग गया, हो सकता है उसने एफसीआई निकाल लिया। जो ऐसे होते हैं ना कि जो 50-60 नंबर से रहे ना, वो कोई भी एग्जाम नहीं निकाल पाते, उनको अपनी तैयारी का तरीका बदलना पड़ेगा या फिर ये राह बदलनी पड़ेगी, दोनों में से एक चीज तो करनी पड़ेगी। उनको ये समझना पड़ेगा कि मैं जिस ट्रैक पे हूँ, इस ट्रैक पे सिलेक्शन नहीं है। अच्छा, मैं एक और पॉइंट आपसे पूछना चाहता हूँ यहाँ पे, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, देखिए और ये बहुत ही फैक्ट है कि अगर मैं 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ तो एक ही जो टैलेंट अब मेरे अंदर होगा वो है पढ़ाई। फैक्ट है, क्योंकि मैंने 2 साल दे दिए, मेरा भी सपना है, माँ बाप का भी सपना है, घर वालों का सपना है, और प्रेशर बहुत है मेरे ऊपर, तो मैं और पढ़ रहा हूँ। सब कुछ छोड़ दिया, खेलना कूदना छोड़ दिया, बाहर जाना छोड़ दिया, पढ़ाई में लग गया, तो टैलेंट ही एक बचा, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग। तो क्या 2 साल बाद आपको ऐसा लगता है कि अगर कुछ नहीं हो सकता तो बच्चा, क्योंकि ये मैं बहुत डाउट सुनता हूँ कि क्या भैया मैं खुद एक टीचर बन जाऊँ? तो आपको क्या लगता है ऐसे स्टूडेंट्स सक्सेसफुल हो पाते हैं जो फेल हैं एज अ, खुद अचीव नहीं कर पाए? नहीं नहीं नहीं, देखिए टीचर, मैं अपने बारे में, आप जैसे कहा ना आपने कि आपने इतनी बार एग्जाम निकाला है, मैं बहुत इस चीज़ को प्रमोट नहीं करता हूँ कि मैंने 5 बार एग्जाम निकाला है या मैंने नौकरी की है, 4 महीने में ज्वाइन किया जीएसटी 2000। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ को प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं है। टीचिंग एक अलग स्किल है। मैंने एग्जाम निकाला है नहीं निकाला है, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता टीचिंग में, क्योंकि टीचिंग मुझे मैथ्स करनी है। एग्जाम निकालने के लिए मुझे चारों सब्जेक्ट्स तो आने चाहिए, उनको मुझे बैलेंस टाइम में, टाइम को कैसे बैलेंस करना है, एग्जाम में स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है। एक एग्जाम निकालने के लिए बहुत सारे फैक्टर चाहिए, टीचिंग के लिए उतने फैक्टर नहीं चाहिए। अगर आपको मैथ्स आती है और आप थोड़ा देर में भी सवाल करते हो, कम देर में भी करते हो, तो भी चल जाएगा। बस एग्जाम इसलिए निकालना थोड़ा सा जरूरी हो गया कि टीचर को ये तो पता लग जाए कि यार जो वो बड़े बड़े तरीके बता रहे हैं, इन बड़े बड़े तरीके से पेपर नहीं निकलता। जैसे मैं, जो लगता है मुझे कि मैं उस चीज के लिए जाना भी चाहता हूँ, नहीं जाना चाहता हूँ तो जाना चाहिए कि मेरे सोल्यूशन बड़े अलग होते सर आपका एक नाम सुना मैंने, राधा रानी, कौन क्या है वो? हैं। राधा कॉन्सेप्ट। राधा कौन हाँ, सा? मतलब मेरा ये रहता है कि सोल्यूशन बेस्ट होना चाहिए। सवाल तो हर जगह है, समस्या तो हर जगह है, उसका सोल्यूशन क्या बेस्ट है उस पर फोकस होना चाहिए। जब आपका सोल्यूशन आसान होता है, बेस्ट होता है, तो आपका दिमाग थकता नहीं है और आप बहुत अच्छा कर पाते हो परफॉर्म किसी भी चीज में। तो सोल्यूशन पे फोकस करना चाहिए। तो टीचिंग का ऐसा कुछ नहीं कि अगर एक बच्चा, लेकिन आजकल टीचर बनने की भी ना बहुत ही होड़ सी लग गई है। यही मैं पूछना ये जो होड़ है, ये जैसे सरकारी नौकरी का फिर हाल हो गया था बड़ा बुरा, वैसे फिर अब टीचिंग का भी हो ही गया कि वहां भी अब नौकरी मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है। टीचर्स परेशान हो रहे हैं, और टीचर्स परेशान होते हैं तो हम लोगों को भी धक्का लगता है, टीचर को भी लगता है, क्योंकि उसकी अपनी एक ईगो होती है। हर टीचर के अंदर एक सुपरिटी कॉम्प्लेक्स आ ही जाता है, इतने बच्चों ने प्यार दिया, तो आज टीचर्स के लिए भी नौकरी लेना बड़ा मुश्किल हो गया। ये भी सैचुरेट हो गया। सर अभी कुछ टाइम पहले एसएससी बहुत बड़ा चेंज लेके आया, पूरा पैटर्न मुझे लगता है मतलब जमीन आसमान का डिफरेंस कर दिया, मतलब बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस, ऑलमोस्ट बैंक के पैटर्न पे चला गया।
तो आपको क्या लगता है कि एक एसएससी वाले स्टूडेंट को बैंक की तैयारी करनी चाहिए या वाइस वर्सा, बैंक वाले स्टूडेंट को एसएससी की तैयारी करनी चाहिए? कितना डिफरेंस है, क्या यार सिमिलरिटी बहुत है? डिफरेंस तो नहीं है, मुझे लगता है करनी चाहिए। या फिर उसको लग रहा है कि नहीं मुझे, जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं ना कि जिनको बैंक में नौकरी करनी नहीं है, अब आपका छोटा भाई है, आपने उसको बता रखा है यार बैंक में बड़ी मारा मारी है, बड़ा बुरा हाल है, तो उसको नहीं करनी तो वो नहीं करेगा। बट जिसको ऐसा लगता है कि मुझे नौकरी चाहिए और कहीं भी चाहिए, कहीं भी मिल जाए, तो उसको कर लेनी चाहिए, क्या बुरा है? क्योंकि एक एग्जाम से पहले सारी चीजें लगभग सेम ही है। बट मान लेते बैंक का एग्जाम मार्च में, तो आप दे सकते हो उसके लिए 3 महीने, आपको पता है सीजीएल सितंबर अक्टूबर में 5 महीने उसके लिए भी आपके पास बच जाएंगे। और जहां तक पैटर्न चेंज की बात है, तो मुझे लगता है हर 2-3 साल में पैटर्न चेंज थोड़ा थोड़ा होता रहना चाहिए। क्योंकि एक बच्चे को, जो नया बच्चा आता है, उसको यही रहता है यार ये बंदा तो 4 साल से तैयारी कर रहा है, मैं इससे आगे कैसे निकल पाऊंगा। तो हर साल जब पैटर्न चेंज हो जाता है 2-3 साल बाद, तो बच्चों को भी एक एनर्जी मिलती है कि यार नया है, सबके लिए नया है, हम अच्छा कर पाएंगे। बट यही है कि एक कमी जो मुझे लगती है वो है कि प्री क्वालिफाइंग करने के बाद अब ऐसा हो गया कि वही 2-2.5 घंटे हैं आपके, जो आपका पूरा जीवन डिसाइड कर रहे हैं। वो थोड़ा रिस्क फैक्टर है। ऐसा हो गया कि बहुत लक फैक्टर है, आपको रात को अच्छी नींद आई है, आपने अच्छा परफॉर्म करा, आप निकल गए, एक सामने वाला 2 साल से अच्छी तैयारी कर रहा था, बट उसका वो दिन ठीक नहीं था। किसी किसी दिन होता है ना कि आज का मेरा दिन ठीक नहीं है, या किसी का एक दिन आज बहुत ठीक है कि उसने उतनी तैयारी नहीं की लेकिन परफॉर्मेंस ज्यादा दे दी, किसी ने तैयारी बहुत की, परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं दे पाया। तो ये चीज तो है। इसमें ना मतलब मैं भी एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ जो मुझे भी बहुत ज़्यादा लगता है कि पूरा एजुकेशन सिस्टम में इस तरीके से बाइज्ड है कि आपका एक साल डिपेंड नहीं करता, आपकी तैयारी डिपेंड नहीं करती कि आप कुछ बनोगे कि नहीं, वो आखिरी का 1 घंटा डिसाइड करेगा कि इस बार आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं, आप नौकरी मिलेगी कि नहीं। तो मुझे तो पूरा कहीं ना कहीं बोगस टाइप का लगता है। या तो आप पूरे साल को कवर करो कि बच्चे स्टार्ट से लेके अभी तक क्या इंप्रूव करा, या जैसे स्कूल में होता था हमारा सेक्शनल, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, उस टाइप का एग्जाम हो, 2 घंटे डिसाइड करेंगे। अगर किसी का रात में अच्छा नहीं सो पाया, ट्रेन मिस हो गई, भागता दौड़ता आया है, दिमाग बैलेंस नहीं है, तो एग्जाम तो खराब होना ही है उसका। तो वो ये प्री में तो था ही कि पहले प्री लेते थे ये लोग। आईएएस में भी अगर आप देखो तो ऐसा नहीं कि एक एग्जाम है, उनके हफ्ते भर एग्जाम चलते हैं। तो वहाँ पे डिसाइड करना या किसी को भी अच्छा या बुरा चुनना आसान है, मतलब उतना खराब नहीं है सिस्टम। हमारी सरकारें इन चीज़ों पे बहुत ध्यान देंगी और फोकस करेंगी, और हम लोगों ने वो काम किए भी हैं। जैसे आज आप देखो तो अभी कुछ एक लॉ आने वाला है जिसमें लीकेज को रोकने के लिए सरकार ने कोशिश की है कि पेपर एग्जाम लीक को रोके। मुझे लगता है कि सरकार को थोड़ा सा एजुकेशन के पार्ट पे भी ध्यान देना चाहिए। और मतलब एक प्राइम मिनिस्टर के लिए तो मुश्किल होता है, बट हाँ ये है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री को इस तरीके से और अच्छा बना दिया जाए कि एक एजुकेशन मिनिस्टर है। जैसे हमारे अब आप देख रहे हैं कि यूपी में जरूरत लगी तो अब डिप्टी सीएम भी आ गए। तो ऐसे आपको एजुकेशन वाली मिनिस्ट्री में भी ये चेंजेस करने की जरूरत है कि ज़्यादा लोग हों, डेलीगेशन एक अच्छा हो। हमारे बहुत सारे ऐसे मिनिस्ट्री हैं, मानव अधिकार आयोग, जहाँ पे हम अपने राइट्स की बात कर लेते हैं। तो ऐसे ही एक राइट टू जॉब जो है, उसके लिए भी मतलब सरकार को सोचना चाहिए कि हम पता कर पाएँ या बता पाएँ, अपने सजेशन पहुँचा पाएँ कि क्या चेंजेस की ज़रूरत है। तो सरकार को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे आया दिमाग में, मैं वो पूछूंगा, पर उससे पहले मैं एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ। एक नया बच्चा जो हिंदी मीडियम से है, प्लस क्योंकि आप भी हिंदी वाला ही बैकग्राउंड है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, एक हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट है जिसको इंग्लिश से बहुत डर लगता है और अभी पूरा एनवायरनमेंट इंग्लिश का हो चुका है। हाँ। एक चीज़, उसमें भी कोई ऐसा स्टूडेंट जो इंजीनियर या मैथ से नहीं है, आर्ट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड से है, क्या आपको लगता उसके है वो लिए और एग्जाम बहुत कर? मुश्किल है। बिल्कुल नहीं, पता नहीं ये हमारे देश में ऐसा कल्चर हो गया, जो इंग्लिश बोलते चलो सही बोल रहा होगा। इंग्लिश वाले को तो मतलब इतना हो गया कि इंग्लिश आती है और ये तो सही बोल रहा होगा, बड़ा पढ़ा लिखा है, बड़ा टैलेंटेड है यार, ये वो। ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ, बट मुझे पता है कि सामने वाला क्या कह रहा है, मैं ये समझ लेता हूँ। ठीक है, तो इंग्लिश बहुत ऐसा नहीं है, जो एग्जाम में इंग्लिश आती है वो इस इंग्लिश के बोलने या इससे बहुत अलग है। हम हिंदी मीडियम वाले, मैं भी हिंदी मीडियम से था, हमारी ग्रामर बड़ी अच्छी होती है। हम तो कमियां भी निकाल देते हैं। कोई इंग्लिश बोल रहा हो कि तुम्हें यहाँ पे ये सेंटेंस बोलना चाहिए। तो इंग्लिश का इतना इशू नहीं है, थोड़ी मुश्किल होती है। और जितने भी टीचर एसएससी के लिए अगर पढ़ा रहे हैं तो वो सब भी खुद हिंदी मीडियम से हैं, तो वो भी इंग्लिश को हिंदी में समझाने की कोशिश करते हैं। तो इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, बट हाँ थोड़ी मुश्किल होती है स्टार्टिंग में। तो मैं उन बच्चों को कहता हूँ कि आप पहले प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाओ, जिससे आपका एक इंग्लिश में इंटरेस्ट डेवलप हो। पहले कोई छोटी किताब पढ़ो, फिर जब इंटरेस्ट आ जाएगा तब आपको खुद और अच्छा लगने लगेगा पढ़ना, फिर आप और अच्छे से पढ़ पाओगे। कोई आर्ट्स बैकग्राउंड से है तो उसके लिए मैथ्स समझना हाँ थोड़ा टाइम लग सकता है उसके लिए, कि एक इंजीनियर आए और आते ही 4 महीने की तैयारी में एग्जाम निकाल दिया, उसके साथ ऐसा नहीं होगा। उसको आएगा, उसके लिए 1 साल की प्रॉपर तैयारी लगेगी, तो वो भी निकाल सकता है। सर स्टेप क्या होना चाहिए, मतलब एक नया बच्चा आर्ट्स का या कॉमर्स का जिसको मैथ नहीं आता, उसको नंबर से डर लगता है, तो वो उसको कैसे पहले चालू? एक बार आराम से वो बैठ के यूट्यूब से फ्री कोर्स पढ़े, हमने इतने पढ़ा रखे हैं, वो सब देखे। फिर कम से कम उसको 2 बार गणित पढ़नी पड़ेगी। पहली बार पढ़ के नोट्स बना ले, दोबारा जब पढ़े तो साथ के साथ टीचर जैसे सवाल दे, उस सवाल को खुद सॉल्व करे, और उसके बाद बस प्रैक्टिस पेपर लगाए। ये 3
स्टेप्स हैं जो उसको फॉलो करने पड़ेंगे। एनसीईआरटी करनी चाहिए। नहीं, ये सब एनसीईआरटी का देखिए जमाना चला गया। एनसीईआरटी मैं कहता हूँ जीएस में भी नहीं पढ़नी चाहिए। आज कोचिंग सेंटर आ गए, उंगली पकड़ के सिखा रहे हैं। पहले बैच आ रहा है, तभी तो बच्चा और ज्यादा इतना डिपेंडेंट हो गया कि अपना दिमाग उसका चल ही नहीं रहा। पहले बैच आएगा, फिर प्रैक्टिस बैक आएगा, फिर क्रैश कोर्स आएगा, उस तरीके से चल रहा है। तो अब एनसीईआरटी, द हिंदू, इन सब के दौर चले गए। अब तो क्या है, द हिंदू का एनालिसिस लोग करके दे देते हैं कि उसमें ये वोकैब है अच्छी, ये देख लो। आपको करंट अफेयर पढ़ने के लिए अब कोई थोड़ी कहता है न्यूज़पेपर पढ़ो, क्योंकि टीचर बैठे हैं इतने सारे फ्री, वो पढ़ के आ रहे हैं। आप तो एक न्यूज़पेपर पढ़ोगे, वो 4 पढ़ के आ रहे हैं, शाम को 1 घंटे में आपको पूरा क्रैक्स बता देते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि वैकेंसीज आपने भी देखा होगा कि साल भर साल कम हो रही हैं, तो वो डिमोटिवेशन फैक्टर बहुत ज्यादा है स्टूडेंट्स के अंदर। क्योंकि आपने भी बोला कि पहले स्टेट भी पता होता था कि कहाँ मिलेगा, अब तो किसी को नहीं पता, कुछ भी मिल सकता है, उसमें भी वैकेंसीज कम है। तो आपको लगता है ये डिमोटिवेशन का फैक्टर बन रहा है स्टूडेंट्स के अंदर? हाँ, वैकेंसी कम आ रही है और ये डर भी बच्चों को रहता है। अब तो एसएससी चलो काफी ठीक हो गया, नहीं तो पहले आपने देखा ही 2013-14 में कितनी बार पेपर लीक हुए। तो जैसे एसएससी ठीक हुआ है, ऐसे अगर स्टेट में भी एग्जाम ठीक होने लगे, बच्चे के पास अपॉर्चुनिटी कई सारी आ जाए कि यार जैसे हमारे टाइम पे था कि हम सोचते थे यार आईएएस नहीं निकलेगा तो चलो एसएससी निकाल देंगे, एसएससी नहीं निकलेगा एमटीएस सीएचएसएल हो ही जाएगा। तो वैसी अगर अपॉर्चुनिटी रहेंगी तो उसके ऊपर इस चीज का प्रेशर नहीं रहेगा, और जब प्रेशर नहीं रहेगा तो वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएगा और हर एग्जाम निकाल पाएगा। और ये हो जाए बस कि वेटिंग लिस्ट आ जाए, ताकि अगर वो ज्वाइन नहीं करता है या वो ये दे देता है लेटर लिख के जी मेरा कहीं और हो गया, मैं यहाँ नहीं आऊंगा ज्वाइन करने, मेरा इंतजार मत करना, तो कम से कम दूसरे बच्चे को मौका मिल जाना चाहिए। तो इससे नौकरी वेस्ट भी ना हो। इतनी मुश्किल से निकलती है, इतनी मुश्किल से पेपर आता है। सर इसमें एक जो नया स्टूडेंट आता है तैयारी करने, तो स्टार्टिंग में हमने सबने देखा है, आपने मैंने, कि हमारे अंदर बहुत आग होती है, करना है, कर दूंगा, इस बार तो करके ही रहना है। वो आग 2 हफ्ते चलती है, 3 हफ्ते चलती है, फिर वो शांत हो जाता है धीरे धीरे। और वो जो हमारे अंदर आग होती है उसकी जगह आलस आ जाता है, प्रोक्रेस्टिनेशन होता है। तो आप हमेशा बोलते हैं ना 8-10 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा, तो वो मेंटेन कैसे करेगा स्टूडेंट? लेकिन आपने बड़ी सही बात की। देखिए पता है क्या है, जब हमारा सीधा फोकस ना मंजिल पे हो जाता है कि मेरे को तो नौकरी चाहिए यार, कैसे मिलेगी, मैं पूरे टाइम वही सोच रहा हूँ, तो फिर ना पढ़ना या उस तैयारी के दौरान बने रह पाना बड़ा मुश्किल हो गया। नौकरी का मजा भी जब तक नहीं मिली थी ना तब तक ही था, या मिलने के 1 महीने तक रिश्तेदार विश कर रहे हैं यार तूने तो ये कर दिया वो करते, उसके बाद नहीं रहा वो। अब लगता है कुछ तो और करना पड़ेगा। तो समय समय पर आपको नई नई सफलताएं हासिल करनी पड़ेंगी अगर जीवन में अपने वो उत्साह, एनर्जी या वो किक रखनी है तो हम अगर इस प्रोसेस को एंजॉय करेंगे, जैसे मेरा अभी टारगेट इतना है कि यार मेरे इस बार मॉक में 110 नंबर आए, मुझे इस महीने के अंदर इतनी तैयारी करनी है कि 150 लाने, तो ये चीज है। तो हमारे टारगेट जब छोटे छोटे होते हैं तो हमारे पास एनर्जी अपने आप आने लगती है, और जो कॉन्फिडेंस लूज की बात आती है वो ये है कि 10 दिन आपने पढ़ा, 10 दिन इतना ज्यादा भाग लिया कि अब मैं 11वें दिन नहीं भाग रहा हूँ। तो आपको हम उल्टा कर रहे हैं, पता है हम क्या करते हैं, किसी लड़की को प्यार भी करते हैं तो पहले दिन बस पागल हो जाते हैं, ये देवी है अपने लिए, फिर वो धीरे धीरे कम, क्योंकि उसको सस्टेन रख पाना मुश्किल है। मैं इस प्यार वाले मामले में भी अलग तरीके से ही गया कि मेरे को पहले दिन नहीं है उतना, मैं कह रहा हूं तुम्हें, दूसरे दिन मुझे अब तुमसे फील हो रहा है, तीसरे दिन और, वो धीरे धीरे करके जो चीज बढ़ती है फिर उसकी सस्टेनेबिलिटी की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है बहुत। और जब आपके धीरे धीरे अचीवमेंट होते हैं कि आपने पहले दिन 4 घंटे पढ़ा, तो ये आपको मोटिवेट करेगा अगले दिन 6 पढ़ो। पहले दिन ही 8 पढ़ लिया तो अब उससे ऊपर कुछ करने को नहीं है ना, अब 8 से 10 तो पढ़ोगे नहीं, तो फिर वो कम होने लगता है। तो इसमें आपने एक बात बोली, मैं उसी में पूछना चाहता हूँ ये क्वेश्चन, क्या आपके हिसाब से एक स्टूडेंट के लाइफ में रिलेशनशिप होना चाहिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को लेके आगे जाना चाहिए? यार मुझे लगता है कि अगर नहीं है तो इसी चीज को लेके एंट्री तो नहीं करनी चाहिए कि एंट्री कर लो, इससे पढ़ाई तो इफेक्ट होती है, सब कुछ इफेक्ट होता है, कैरियर भी इफेक्ट होता है, इतना आसान तो नहीं है ये। क्योंकि हाँ रिलेशनशिप इसकी अपनी पता है अपनी डिमांड्स हैं इसकी, वक्त की, पैसे की, ना आपके पास आज वक्त है बहुत देने को, ना आपके पास पैसा है, आप कैसे हैंडल करोगे, और ऊपर से प्रेशर है घर वालों का कि यार तुझे नौकरी लेनी है। तो अगर आप इसमें नहीं है तो नहीं जाओ, या फिर ऐसा है कि भाई नहीं मैं तो 9th क्लास से इन चीजों में एक्सपर्ट था, मेरी बंदी 9th क्लास से मेरे साथ है, तो फिर ये है कि हाँ फिर उस चीज को चलने दो, बट नया मत कूदो इसमें। सर लास्ट खत्म करने से पहले एक लास्ट चीज मैं हर पॉडकास्ट में सबसे पूछता हूँ, तो आपसे पूछना चाहता हूँ एक ऐसी मोटिवेशनल चीज जो हम किसी को बोल सकें, एक स्टूडेंट जो स्पेशली देख रहा है कि यार मैंने कर ली तो तुम तो कर ही लोगे ना, मैं उस खराब दौर से यहाँ पहुंच गया तो तुम तो लाइफ में कुछ अच्छा कर ही लोगे, तो आपकी लाइफ का ऐसा कोई एक पॉइंट बताइए। मैं अपनी लाइफ का, हाँ मेरी लाइफ में तो बहुत बार ऐसे पॉइंट्स आए जब कुछ लगता है कि यार बहुत कुछ चला गया यार, अब कैसे सब ठीक होगा, लेकिन फिर मुझे लगता है कि नहीं फिर यार जीरो से शुरू करते हैं और सब कुछ ठीक होता है। जब भी ऐसा कभी लगे तो फिर आप जीरो से शुरू करो, क्योंकि इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मिलता नहीं है। मैं तो कहता भी हूँ कि कौन कहता है कि उसका पता ही नहीं, ढूंढने की हद तक कोई गया ही नहीं। तो मतलब इस संसार में सब कुछ मिलता है, सब्र रखना पड़ता है, हर चीज का सही वक्त पे मिलना तय है। हम उस सही वक्त तक इंतजार नहीं कर पाते। कोई रात नहीं जिसके बाद सवेरा ना हुआ हो, और ऐसी कोई पतझड़ नहीं जिसके बाद
पेड़ों पे पत्तियां वापस ना लौटी हों, ऐसी कोई सड़क नहीं जो शहरों को चीरते हुए अपने पते पर ना पहुंचती हो, तो फिर बस इंतजार करना है, आपका वक्त आएगा। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट अभिनय सर फॉर एवरीथिंग। एंड आई एम प्रीटी श्योर पढ़ाई से अलग जो लाइफ एक्सपीरियंसेस सर आपने शेयर करे ना, आई एम प्रीटी श्योर कि स्टूडेंट ने तो सीखा ही है, बट इसके साथ मैं भी बहुत कुछ आज सीख के जा रहा हूँ आपके साथ। थैंक यू। एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि ये जो चीज़ आज मैं सीख के जा रहा हूँ मैं याद रखूँ लंबे समय तक। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं थोड़ा माफ़ी ज़रूर चाहूँगा कि मेरी आज तबीयत सही नहीं थी, बट यही है कि कमिटमेंट अगर कर दी है, मैं सच बता रहा हूँ कि मैं इस वक्त पॉडकास्टों की हालत में नहीं हूँ, अभी मैं खुद लाइव भी नहीं कर रहा हूँ, बट मेरा ये था कि यार आपने कहा है और ये आपका कहना ही है, और किसी चीज़ के पीछे वो कहते हैं ना कि इस तरीके से लग जाओ कि मुझे मजबूर कर दिया यहाँ आने के लिए। ठीक है, तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और जल्दी आपकी शादी है और शादी में फिर मुलाकात होगी आपसे। थैंक्स अ लॉट। धन्यवाद, थैंक यू।